नमस्कार दोस्तों हाल ही में चीन के अंदर एक नया जातीय जो एकता कानून है वो हाल ही में लागू हो गया है। अब इस जातीय एकता कानून के लागू होने से चीन के अंदर जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की जो है चीन जो है लगातार प्रयास कर रहा है। खबर की बात करें तो चीन का नया जातीय एकता कानून क्या है, इसके बारे में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कानून की बात करेंगे कि आखिर ये कानून क्या है, तो 1 जुलाई को जातीय एकता एवं प्रगति संवर्धन जो कानून है वो चीन में लागू हुआ है। 12 मार्च को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या एनपीसी ने इसे पारित किया था। इसका जो उद्देश्य है वो सभी जातीय समूहों को साझा रूप से राष्ट्रीय पहचान बनाना इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही साल 2014 में शी जिनपिंग के दौर में शुरू हुई नीति का विस्तार है। यानी साल 2014 में शी जिनपिंग की नीति जो है इस प्रकार से जो शुरू हुई थी उसका ये एक विस्तार है जो लगातार चीन के अंदर होता हुआ जा रहा है। सिंजियांग साल 2015 और इनर मंगोलिया 2021 में पहले से स्थानीय कानून लागू थे। यह कानून अब उसी नीति को पूरे देश में कानूनी रूप देता है। यानी इस प्रकार के जो कानून थे वो पहले से ही सिंजियांग क्षेत्र में, इनर मंगोलिया क्षेत्र में चीन के अंदर पहले से लागू थे। लेकिन जिस प्रकार से ये कानून हाल ही में राष्ट्रीय जातीय एकता कानून जो लाया गया है चीन के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो कानून स्थानीय स्तर से लागू हैं, स्थानीय कानूनों को अब एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में कानूनी रूप से मान्यता देता है। इसके साथ ही इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 15 यानी किंडर गार्डन ने हाई स्कूल तक मंदारिन पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो धार्मिक संस्थानों को धर्म का सिनिसाइजेशन करना होगा। इसके साथ ही सिनिसाइजेशन यानी धार्मिक प्रथाओं को चीनी कानूनों के अनुरूप ढालना। इसके साथ ही अनुच्छेद 63 विदेश में भी एकता जो तोड़ने वाले जो कृत्य हैं उन पर कानूनी जिम्मेदारी। इसके साथ आलोचक इसे ट्रांसनेशनल दमन यानी सीमा पार दमन बताते हैं। इसके साथ ही कानून वैचारिक शिक्षा को भी यहाँ पर कानूनी आधार देना है। यानी इसका जो मुख्य प्रावधान है वो अनुच्छेद 15 है। इसमें जो किंडरगार्टन है वहाँ से लेकर हाई स्कूल तक मंदारिन पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 है, उसमें धार्मिक संस्थानों को धर्म का सेनिसाइजेशन करना होगा। इसके साथ ही सेनिसाइजेशन मतलब धार्मिक प्रथाओं को चीनी कानूनों के अनुरूप ढालना होगा। यानी जो भी चीन के अंदर धार्मिक प्रथाएं हैं उन्हें चीन के जो लॉ हैं उनके अनुसार वो प्रथाएं काम करेंगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 63 है, इसमें विदेश में भी इस एकता को तोड़ने वाले जो कृत्य हैं उनके लिए जिम्मेदारी ठहराना होगा कि अगर इस प्रकार की एकता अगर तोड़ी जाती है विदेशों में तो उसके लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें कुछ आलोचक कहते हैं कि ये एक प्रकार से ट्रांसनेशनल दमन है। इस प्रकार से इसके साथ ही इसके कानूनी टकराव और चिंताओं की बात करें तो चीनी संविधान हर जातीयता को अपनी भाषा के अधिकार की गारंटी देता है। यानी जिसकी जो भाषा है वो उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से चीन का संविधान है वो उसे गारंटी देता है, अधिकार देता है। संविधान स्वशासन यानी सीमित स्वायत्तता का अधिकार भी देता है। क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता कानून आर्थिक लचीलेपन की छूट देता है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने राष्ट्रीयता पर खतरे की चिंता जताई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता कमज़ोर करना जैसे शब्द अस्पष्ट व्यापक रूप से बताए गए हैं। इसके साथ ही इनसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक प्रथाएं दबाई जा सकती हैं। यानी यहाँ पर चीन का जो संविधान है वो तो गारंटी देता है सभी को कि अपनी भाषा के अनुसार वो बोल सकते हैं। इसके साथ ही स्वशासन की भी यहाँ पर है कि सीमित स्वायत्तता के अधिकार की व्यक्ति अपने अनुसार काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे इतनी ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए कि वो जो है एक प्रकार से हद से ऊपर निकल जाए। सीमित है अधिकार स्वशासन के लिए भी। इसके साथ ही यहाँ पर यूएन का जो मानवाधिकार कार्यालय है उसके द्वारा इस पर चिंता जताई है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को ये कमज़ोर करेगा। इसमें जिस प्रकार के कानूनों के अनुसार जो धार्मिक प्रथाएं हैं उन सभी को ढालने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की अभिव्यक्ति और संस्कृति की प्रथाएं हैं उन्हें यहाँ पर दबाने का चीन प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही ये एकता है या फिर आत्मसातीकरण है, इसकी बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की शारा ब्रूक्स यह कानून सुरक्षा के विपरीत काम करता है। इसके साथ ही उइगर तिब्बती मंगोलियाई समूहों का जो है हान प्रधान
पहचान अपनाने पर जोर है। इसके साथ ही ब्रुक्स के अनुसार एकता जहां सीसीपी ने राजनीतिक वैचारिक तालमेल है और पिछले एक दशक में मंदारिन माध्यम शिक्षा और धार्मिक निगरानी बढ़ी है। इसके साथ ही सिंजियांग में मनमानी हिरासत के आरोप में यहाँ पर जो चीनी अधिकारी हैं उन चीनी अधिकारियों ने इनकार किया है। इसके साथ ही आलोचक इसे जातीय स्वायत्तता की जगह पहचान नीति का अंतिम चरण मानते हैं। यानी यहाँ पर जितने भी आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन जो भी नए नए कानून लागू कर रहा है वो चीन एक प्रकार से व्यक्ति की जो पहचान है उससे जो है इस प्रकार से उसकी पहचान के लिए एक अंतिम नीति बना रहा है और उसके लिए अंतिम चरण के तौर पर देखा जा रहा है। और पिछले दशक में देखा गया है कि चीन का जो शिक्षा का माध्यम था उसमें मंदारिन था, माध्यमिक शिक्षा थी, उन सभी पर धार्मिक निगरानी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही ये जो एकता की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सीसीपी के राजनीतिक जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ वैचारिक रूप से तालमेल खाता है। और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का सारा ब्रोक्स है उसके तो अनुसार कहा गया है कि कानून की सुरक्षा के विपरीत पूरी तरीके से चीन का जो एकता का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग जाकर काम कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर चीन की ये जो चीन ने एकता का जो कॉन्सेप्ट और जो नया कानून लागू किया है वो कानून चीन के अनुसार चीन के लोगों के लिए सही हो सकता है, लेकिन अन्य जो लोग हैं जिसमें मानवाधिकार आयोग है, चीन के खुद के आलोचक हैं, वो सब इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से हानिकारक है और किस प्रकार से फ़ायदेमंद। फिलहाल चीन के द्वारा इसे लागू कर दिया गया है जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावित रूप से पूरी तरीके से लागू हो चुका है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।